हेलो, है ना। तो आज बहुत दिन बाद मेरी क्लास संडे को हो रही है। पता नहीं कैसे हुआ चेंज है। अदरवाइज तो सैटरडे को होती थी मेरी क्लास, है ना। आज जो है क्लास जो है संडे को है। चलो कोई नहीं, है ना। अ, अभी हम स्टार्ट करते हैं। वेट फॉर अ मोमेंट। गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू एवरीवन। सर। जो आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया था उसका डेंसिटी क्या है? इसका डेंसिटी क्या है? डेंसिटी तो निकालना सर था उसका आपको। आंसर। आंसर पता नहीं यार। तो वो वो क्वेश्चन करना था तो- हमें। नहीं नहीं, कोई नहीं, वो तो जस्ट ऐसे पोस्टर था। वैसे कर सकते थे लेकिन कोई जरूरी नहीं कि करना है आपको। ठीक है, चलो। मेरा तो आप जो 5000 आ रहा था। कितना आ रहा था उसका? तो 5000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, 5000 आ रहा है। पता नहीं, लेकिन लिखा भी हुआ है वाटर है, तो वाटर का 5000 थोड़ी होगा। सर वाटर उसका निकालना था ना, अच्छा अच्छा। ऑब्जेक्ट का। अच्छा, मेटल का निकालना था। ओ, सही है सही है, ठीक है। चेक कर लो जो भी है उसका, है ना। तो वो जस्ट मैंने एज ए पोस्टर में दिया था आपको, वो कोई क्वेश्चन नहीं था। तो एक रैंडम एक पोस्टर था कि भाई किस तरह से उसको ऐसे न्यूमेरिकल ट्रीट भी कर सकते थे। अदरवाइज वो कोई मस्त नहीं। चलो, तो आज जो आपको पढ़ना है ना, मेरे ख्याल से फ्लूइड को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। कि आप थ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। कि हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थ्रस्ट और बॉयंसी फोर्स। तो थोड़ी सी थ्योरी और भी है। जैसे आप ये क्लास में क्वेश्चन किसी ने पूछा था ना कि भाई डेप्थ के साथ जो वैरी होता है प्रेशर, वो रोजिएच ही क्यों होता है? हाँ, डेप्थ के साथ जो वैरी करता है रोजिएच। जो मैंने जस्ट ये बोला है कि प्रेशर वैरीज विद डेप्थ। हम हमेशा जानते हैं कि प्रेशर वैरीज विद डेप्थ, है ना। कि भाई डेप्थ के साथ प्रेशर वेरी करता है बाई रो जी एच, है ना। कि रो जी एच अमाउंट से प्रेशर की क्या होती है, वेरी करता है, इंक्रीज या डिक्रीज। कि नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा और ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डिक्रीज हो जाएगा। सर रो इज द ईजीएच क्या है? लेंथ, रो जी एच। प्रेशर वेरीज विद द डेप्थ बाई रो जी एच। रो जी एच का मतलब ये हो गया कि जैसे किसी कंटेनर में अगर आप लिक्विड प्लेस कर दो, है ना। वो इस लिक्विड को जैसे मैंने इस कंटेनर में प्लेस किया है, तो आपको पता है कि इसकी डेंसिटी अगर रो है ना। रो की डेंसिटी यूज करते हैं डेंसिटी के लिए सिंबल। और इस टाइम की अगर डेप्थ सपोज मैं एच ले लूं, है ना। तो हम जानते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि बॉटम में प्रेशर कितना होगा इसकी, तो इसके सरफेस से प्रेशर तो पी नॉट होगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। और इसके बॉटम का अगर मैं प्रेशर निकालूं तो पी नॉट तो होगा ही, प्लस इसमें ये रोजिया ऐड हो जाएगा, है ना। कि डेप्थ के साथ प्रेशर कितने से अमाउंट से इंक्रीज जाएगा, रोजिएज अमाउंट से। भाई सरफेस का पी नॉट होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। और अगर एच डेप्थ पे चले गए तो प्रेशर में जो इंक्रीज होगा वो रोजिएज हो जाएगा। तो प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है, किससे? रोजिएज से, है ना। देखो, इसको अगर डिराइव करना है कि रोजिएज से क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा एक ही कंसेप्ट है, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, है ना। कि जो कंसेप्ट है ना, इसका कंसेप्ट है ये इसलिए होता है टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, है ना। कि इक्विलिब्रियम मेंटेन के लिए करने के लिए ऐसा होता है। तो ये पूरा लिक्विड स्टेशनरी है ना, तो इसमें फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है। आप देखो, इसको बॉयंसी फोर्स से आप कंफ्यूज मत होना कि बॉयंसी फोर्स एक डिफरेंट चीज है, अभी हम कोई डिफरेंट चीज मान रहे हैं। तो हम क्या करते हैं सर ना, तो इस चीज सेम इसको डिराइव करने के लिए, प्रेशर जो डेप्थ के साथ वेरी होता है, इसको डिराइव करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये सपोज आपका कोई लिक्विड है ना। और इस लिक्विड में हम क्या करेंगे, एक इस तरह से एक सिलेंड्रिकल पोर्शन इस आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपने कोई चीज बाहर से इसमें नहीं डाली, कैसा नहीं कि बाहर से कोई चीज डाल दी आपने इसके अंदर, कोई सॉलिड सबमर्ज नहीं किया है, बल्कि लिक्विड का एक सिलेंडर आपने एज्यूम कर लिया। भाई लिक्विड का एक सिलेंडर आपने एज्यूम कर लिया, इस सिलेंडर के एरिया सपोज ए है, और इस सिलेंडर की हाइट जो है वो है ना। इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो सके आपकी एच। कि आपने लिक्विड के अंदर एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिलेंडर एज्यूम कर लिया कि लिक्विड का ही आपने यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिलेंडर एज्यूम कर लिया जिसकी की हाइट एच है, और ए इसका क्या है आपका एरिया है। तो इस हाइपोथेटिकल सिलेंडर का कुछ वेट होगा,
है ना। अगर मैं इसको सिस्टम ले लूं तो ये भी तो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए अगर रेस्ट पे है तो इस पूरे हाइपोथेटिकल सिलेंडर का कुछ वेट होगा। और वही चीज है, अगर वेट होगा तो इसको तो नीचे चला जाना चाहिए, है ना। कि किसी भी चीज का अगर वेट है उसको अगर बैलेंस हम नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको ये पता है कि कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो उसके ऊपर फोर्सेस हमेशा क्या होता है, जैसे कि आपके बैलेंस होते हैं। जैसे कि मैंने अगर अपने हैंड में इस चीज को रखा तो इसके वेट को नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है, तभी तो रेस्ट पे है। वैसे यहाँ पे भी है कि अगर इसके ऊपर कोई वेट लग रहा है तो कोई ना कोई फोर्स इसको बैलेंस करता है, और वही फोर्स प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। कि हम होते हैं कि इस लेवल पे अगर प्रेशर हम P1 ले लें और इस लेवल पे अगर हम प्रेशर P2 ले लें तो डेप्थ के साथ प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है। सिंपल सा हम बोलेंगे कि P2 इज ग्रेटर देन P1। और ज्यादा ऊपर से एक फोर्स लग जाएगा, वो फोर्स आपको हो जाएगा P1 इंटू एरिया, और नीचे से एक फोर्स लग जाएगा, ये फोर्स आपका हो जाएगा P2 इंटू एरिया। कि भाई ऊपर से एक फोर्स लग जाएगा वो हो जाएगा P1 इंटू एरिया, और नीचे से एक फोर्स लग जाएगा वो कितना हो जाएगा, जैसे कि आपका P2 इंटू है ना। और ऑब्वियस बात है कि ये सिलेंडर अगर रेस्ट पे है तो इसके वेट को प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स बैलेंस करेगा। भाई वेट किससे बैलेंस होगा, P2 इंटू एरिया माइनस P1 इंटू एरिया। तो यहां से P2 एंड P1 का डिफरेंस आ जाएगा। भाई इसका अगर वेट नीचे लग रहा है तो कोई ना कोई फोर्स बैलेंस करेगा, और वो फोर्स कैसे किससे बैलेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस वाला जो फोर्स, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दो कि जो P2 माइनस P1 की वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी mg बाई एरिया, और इस सिलेंडर का मास हम लिख सकते हैं कितना हो, व्हाट इज द मास ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो मास होगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, Ah इनटू G। तो यहाँ से बाय डिवाइड बाय A हो गया तो A कैंसिल हो गया ना। तो वापस से बात है P2 माइनस P1 की वैल्यू क्या आ गई, रो GH। ये ऐसे डिराइव होता है कि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है, तो अगर एच डेप्थ हम नीचे चले जाएंगे तो प्रेशर में जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो रो GH अमाउंट होगा। हाँ, तो इसका डेरिवेशन कि भाई इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए डेप्थ के साथ प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कि आपकी इंक्रीज है। तो मैंने लास्ट क्लास में जानबूझ के नहीं बताया था, अदरवाइज आप इससे बॉयंसी फोर्स से कंफ्यूज होते हैं। ये भी शॉर्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉयंसी फोर्स ही है, लेकिन जब हम बॉयंसी फोर्स वर्ड यूज करते हैं ना तो लिक्विड के अंदर हम सॉलिड सबमर्ज करते हैं। लिक्विड के अंदर लिक्विड नहीं होता है ना, बल्कि लिक्विड के अंदर हम क्या सबमर्ज करते हैं, जैसे आपके सॉलिड, उसमें हम बॉयंसी फोर्स वर्ड यूज करते हैं। हाँ, यहाँ पे जस्ट हमने लिक्विड के अंदर एक लिक्विड का एक पोर्शन आइडेंटिफाई किया और उससे प्रूव कर लिया कि प्रेशर जो इंक्रीज होगा वो कितने मोल से इंक्रीज होगा, रोजीएच मोल से, राइट। हाँ, तो ये इसका डेरिवेशन, भाई रोजीएच का डेरिवेशन जो है वो ये है ना, कि दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रोजीएच, है ना, कि दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रोजीएच, कि रोजीएच का बेसिकली आपका डेरिवेशन। सर एग्जाम्स में इसका डेरिवेशन आता है? नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जरूरी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दिस इज मस्ट, है ना, कि भाई रोजीएच हम वर्ड यूज कर रहे हैं, वो क्यों यूज होगा, क्या इसका पर्पस है, कैसे हमने किया है ना। वैसे तो काम तो आपका रोजीएच से चल जाता है कि नीचे जाएंगे तो रोजीएच से प्रेशर बढ़ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो रोजीएच से क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको कम हो जाएगा, है ना। तो ये इनजस्टिस सिस्टम है। एक और चीज है आपकी जो कि फ्लूइड के थ्योरी में आपको जानना चाहिए, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन साइड वॉल ऑफ ए कंटेनर। Sir, wait. Sir, please wait for a minute. Yes, sir, we are writing. Sir, done.
Sir, please show the screen again. अभी जो कर रहा हूँ। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, mg by a rho g h a by a कैसे हो गया? बेटा मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है ना, मास जो होता है कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, इसका मास है ये। तो डेंसिटी आपने रो ले लिया और वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, एरिया इनटू हाइट, है ना। मास जो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू एरिया इनटू हाइट हो जाएगी ना। Okay, sir. ये कैंसिल, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका गया इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, है ना। इस तरह से हमने इसको क्या किया, बेसिकली आपका अटेम्प्ट किया, ये आप कर लिया। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज है, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन साइड वॉल ऑफ ए वेसल। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन साइड वॉल ऑफ ए कंटेनर, साइड वॉल ऑफ कंटेनर ड्यू टू लिक्विड प्रेशर, container due to liquid pressure, liquid pressure, है ना। कि we are just going to calculate the force acting on side wall of a container due to liquid pressure, है ना। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि if I consider a container, है ना, कि यहाँ पे अगर मैं कोई इस तरह से कंटेनर ले लूं, और ये आपका इस तरह से आप कोई कंटेनर ले लो, ये आपका कोई क्या है, बेसिकली आपका कंटेनर है और इसमें आपने लिक्विड फिल कर, है ना, कि इसमें आपने क्या फिल कर दिया, बेसिकली आपका लिक्विड, और कुछ साइज दिया हुआ है आपको कि ये जो भी कंटेनर है मे बी क्यूबॉइड शेप का है, तो इसकी इस साइड की लेंथ एल है ना, इसकी विड्थ जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो बी है, और इसकी जो हाइट है वो एच। ये चीजें आपको दी हुई है ना, कि भाई कंटेनर की लेंथ एल, विड्थ बी, और इसकी हाइट कितनी है, बेसिकली आपकी एच। और इस जो कंटेनर इसमें जो लिक्विड फिल है, इसकी डेंसिटी सपोज रो, ये डेंसिटी कितनी है, बेसिकली आपकी रो, है ना। और एटमॉस्फेयर प्रेशर हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं, पी नॉट की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या लेते हैं, जैसे कि आपकी जी, ये बहुत कम है कि भाई इसके वेट या प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो एटमॉस्फेयर प्रेशर को हमने क्या कर दिया, जैसे कि आपका नेग्लिजिबल है ना। तो आपसे अगर ये कोई पूछे कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस, कि इस कंटेनर के बेस में कितना फोर्स एक्ट करे, अगर आपसे सिंपल से कोई पूछता है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बेस ऑफ कंटेनर, तो वो तो एकदम आसान है। अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बेस ऑफ कंटेनर, बेस ऑफ कंटेनर, ये जो कंटेनर का बेस है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो ये निकालना एकदम आसान है। आप प्रेशर को बेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपको पता है अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर नेग्लिजिबल है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू रो जी एच हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम प्रेशर निकालें तो प्रेशर की वैल्यू जो हो जाएगी वो रो जी एच हो जाएगी, है ना। भाई पी नॉट नेग्लिजिबल है तो डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ेगा,
तो इसके पूरे बेस में कहीं भी लूं मैं प्रेशर, तो हर जगह प्रेशर सेम होगा, है ना, और उस प्रेशर की वैल्यू सर आप बोलो बेटा। सर एल के साइड वाले जो साइड है उसमें आपने लेंथ क्या लिखा? विड्थ बी लिखा है मैंने, ओके है सर। ना, ये एल है और वो क्या है बेसिकली आपके बी है, और हाइट कितनी है बेसिकली आपकी एच है। तो इसके बॉटम में जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बेसिकली आपकी रो जी, और हर जगह पे रो जी एच यूनिफॉर्म होगा। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है तो प्रेशर को जस्ट एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है फोर्स इक्वल टू जो होता है ना, दैट इज द प्रेशर इनटू एरिया ही होता है ना, तो Yes, प्रेशर sir. है ना, और एरिया जो बेस का होगा वो बी इंटू एल हो जाएगा, है ना। बेटा माइक म्यूट कर दो, किसी का माइक कंटिन्यूअसली वॉइस कर रहा है। भाई रोजियस प्रेशर हो गया, और ये जो बेस का एरिया होगा, है ना, इस एरिया को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये कितना हो जाएगा सर, आपका बी इंटू एल। तो ये आपने निकाल लिया कि प्रेशर इंटू एरिया जो होगा वो रोजियस एच बी इंटू एल हो जाएगा। ये प्रेशर को आपने एरिया से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और इनफैक्ट ये वेट के इक्वल ही आ जाएगा। ये यस जो सर। फोर्स आएगा वेट के इक्वल आ जाएगा, इससे इक्वल आ जाएगा क्योंकि एच बी इंटू एल वॉल्यूम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो चीज होगी आपकी रो इंटू बी इंटू जी हो जाएगी, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में मास हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एमजी हो गया, है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा कि भाई लिक्विड का कितना वेट इसके अंदर पड़ेगा। तो देखो बेस ऑफ द कंटेनर में निकालना एकदम आसान है कि फोर्स कितना लग रहा है, कि आपने सीधे प्रेशर ले लिया, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली ये आ गया। लेकिन यहाँ पे जो मेन आपका टॉपिक था, फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड वॉल ऑफ ए कंटेनर, कि भाई लिक्विड की वजह से इसके साइड वॉल में भी तो फोर्स लग रहा होगा, इससे बेस पे थोड़ी लग रहा होगा, हर साइड वॉल पे लग रहा होगा। अब वो निकालना इसलिए मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि प्रेशर वेरिएबल होगा, कि जो साइड वॉल पे प्रेशर होगा विल बी वेरिएबल, है ना। ध्यान रखना इसमें, अगर हम साइड वॉल पे फोर्स निकाल रहे हैं तो मैं सबसे पहले तो ये लिखूंगा कि प्रेशर राइट ऑन साइड वॉल राइट विल बी वेरिएबल, है ना, कि जो साइड वॉल पे प्रेशर होगा वो क्या होगा सर, कि आपका वेरिएबल होगा, है ना, क्योंकि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ रहा है। तो आपको पता है जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, यहाँ का प्रेशर कुछ अलग होगा, जैसे जैसे डेप्थ पे जाएंगे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और बॉटम में प्रेशर सबसे ज्यादा, इस साइड वॉल पे प्रेशर देखें तो डेप्थ के साथ प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बॉटम में जो प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो रोजियस होगी, है ना, कि बॉटम में इस डेप्थ पे अगर हम देखें तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी रोजियस होगी। इसका जो डायग्राम बनेगा प्रेशर का वो ऐसा बन जाएगा, भाई इसके बेस पे तो हर जगह प्रेशर यूनिफॉर्म है, तो सीधे आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन साइड वॉल पे डेप्थ के साथ प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, तो वेरिएबल प्रेशर होगा। तो वेरिएबल प्रेशर हो गया मतलब ये हो गया कि इसको आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। जब भी कोई चीज वेरिएबल होती है तो उसमें क्या हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इंटीग्रेशन। तो वही चीज है, एस 9th क्लास के लिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा एक जो कंसेप्ट है वो ज्यादा बड़ा है, तो हम यहाँ पे कोई अल्टरनेट खोजेंगे, जो साइड वॉल में अगर प्रेशर वेरिएबल है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि साइड वॉल पर फोर्स कितना लगेगा। और सिंपल सा एक तरीका है कि अब जब हम फोर्स निकालेंगे तो हम लिखेंगे फोर्स इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। इनफैक्ट आप इसको एरिया लिख लो, आप बाद में प्रोजेक्टेड एरिया भी लिख सकते हो। ये साइड वॉल का ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। वही चीज है कि यहाँ पे तो प्रेशर कांस्टेंट था, तो रोजियस को आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो आप एवरेज प्रेशर निकालो। ये जो पी है, पी एफ है, ये आपका एवरेज प्रेशर होता है ना, कि पी ए वी का मतलब हो जाएगा एवरेज प्रेशर। ये जो प्रेशर होगा ये कैसा हो जाएगा कि आपका एवरेज प्रेशर। अब ये एवरेज प्रेशर हम निकालेंगे कैसे, मैक्सिमम मिनिमम को हाफ से डिवाइड, जब हम यहाँ पे एवरेज प्रेशर निकालेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर आपको पता है सबसे टॉप में इसका प्रेशर कितना होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर मैंने जीरो लिया है, जीरो मिनिमम होगा, तो पी मिनिमम की वैल्यू जो होगी वो आपकी जीरो होगी, और यूनिफॉर्मली वेरी करते करते आ रहा है। बॉटम में प्रेशर मैक्सिमम है, ये सबसे जब नीचे जाएंगे तो ये प्रेशर आपका मैक्सिमम है ना, तो वैसे बात है कि जीरो से ये मैक्सिमम हो गया यूनिफॉर्मली। तो हम यहाँ पे एवरेज प्रेशर निकाल लेंगे, ये दोनों प्रेशर को सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे,
तो सिंपल सा अगर मुझे इसके साइड वॉल पे फोर्स निकालना है तो साइड वॉल पे फोर्स ऐसा आ जाए कि 0 प्लस रो जी एच, है ना, बाई 2। भाई एवरेज प्रेशर आपने निकाल लिया, टॉप पे 0, बॉटम में रो जी एच, आपने 2 से डिवाइड किया इनटू एरिया। आपको एरिया जब आप लोगे तो आप इस साइड वॉल के एरिया ले लो, जैसे बेस पे एरिया ले रहे थे वैसे आप इस साइड वॉल का एरिया, है ना, और इस साइड वॉल का एरिया जो होगा वो बी इंटू एच हो जाएगा। साइड वॉल का एरिया कितना हो जाएगा कि आपका बी इंटू एच, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी इंटू एच, एरिया जो होगा वो बी एच हो जाएगा। अल्टीमेटली जो साइड वॉल के ऊपर फोर्स 2 लगेगा, से क्यों डिवाइड हुआ? अब बेटा एवरेज वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं कि दो चीजों का एवरेज निकालते हैं तो a1 प्लस a2 बाई 2 हो जाएगा। हमने हाँ, प्रोजेक्टेड एरिया क्यों लिया? हाँ, ये एवरेज निकालने के लिए हम उसको 0 प्लस रो जी एच बाई 2 कर देंगे और फिर एरिया 20 ले लेंगे। एवरेज निकालने का तरीका होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2। जब भी आप एवरेज निकालते हो कि मुझे अगर प्रेशर की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो प्रेशर की एवरेज वैल्यू हो जाएगी P मैक्स प्लस B मिनिमम बाई 2, है ना, कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम को 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैक्सिमम तो रो जी एच है, बॉटम में प्रेशर, मिनिमम टॉप पे है, कांस्टेंट प्रेशर आपने 0 लिया हुआ, तो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम रो जी एच है, तो 0 प्लस रो जी एच को आपने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इसको आपने फिर एरिया से मल्टीप्लाई करना। और एरिया आपने कौन सा लिया, जिस एरिया पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो आप जो फोर्स निकालना चाहते हो साइड वॉल पे निकालना, तो साइड फोर्स रहेगा वो हाफ रो जी बी इंटू एच स्क्वायर, है ना। उदाहरण रखना कि साइड वॉल पे जो फोर्स होता है वो हाफ रो जी बी इंटू एच स्क्वायर होता है। तो जब भी कहीं पे प्रेशर वेरिएबल हो ना तो हम एवरेज प्रेशर लेते हैं, है ना, कि एवरेज अगर प्रेशर है वेरिएबल है तो हम वहां पे कौन सा प्रेशर ले लेते हैं, आपकी एवरेज। तो ये साइड वॉल पे इतना फोर्स है, इतना फोर्स है ना, तो इस तरह से सर अगर हम लोग तीसरी वॉल लेंगे तो सर उसमें बी की जगह एल लग जाएगा। इस पे सर हमने बॉटम वाली ले सर एक साइड की वॉल ले ली सर, हम उसके एडजेसेंट हॉरिजॉन्टली एडजेसेंट वाली वॉल लेंगे तो सर उसके फॉर्मूले में बी की जगह एल आपने जो लग जाएगा। फोर्स निकाला है वो इस वॉल पे निकाला है, तो आपने इसके एरिया लिए निकाला है। अगर आप सामने वाले का लोगे तो उसके एरिया लेंगे, पीछे वाले का लोगे तो उसके एरिया लेंगे। हर वॉल में फोर्स रहेगी भाई, इसके साइड वॉल को एक थोड़ी है, इसकी 4 साइड्स वॉल है, तो जितना फोर्स इस साइड वॉल पे लगेगा उतना इस पे लगेगा। लेकिन अगर हम ये वाला फ्रंट और बैक वाले ले लें तो एरिया चेंज हो जाएगा, उसमें एलएच एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एलएच है ना। तो नॉर्मली जिसमें भी हम निकाल रहे हैं उसी के एरिया से मल्टीप्लाई, ये जो मैंने एरिया लिया है इस साइड वॉल का लिया है ना। उदाहरण में जब भी प्रेशर वेरिएबल होगा तो हम एवरेज प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करके क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्स कैलकुलेट। तो पूरे के पूरे जो फ्लूइड है इसमें आपने दो ही चीजें पढ़ी, प्रेशर डेप्थ के साथ वेरी करता है रोजियस से, डेप्थ जैसे जैसे आता जाएगा रोजियस, और एक आपने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था दैट इज द बुयांसी फोर्स, कि जब भी किसी सॉलिड को हम लिक्विड में सबमर्ज करेंगे तो इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट या बुयांसी। तो दोनों फॉर्मूले आपने डिराइव किए कि भाई प्रेशर वेरी करता है और बुयांसी फोर्स आपने ये लिखी, ये जो बुयांसी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी रो बीजी, है ना भाई। रो बीजी जो होगा, रो इसमें लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी, बी डिस्प्लेस वॉल्यूम, और जी तो हम जानते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट या बुयांसी फोर्स। तो रो जीएच एंड रो बीजी इसी फॉर्मूले से हम सारी चीजों को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, राइट। इसको आपसे हम कर सकते हैं, जस्ट राइट इट डाउन। तो ये होता है फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड वॉल ऑफ द कंटेनर ड्यू टू लिक्विड प्रेशर, राइट। तो अब वन बाय वन मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, उसको आप अटेंड करो, है ना, उसका आंसर करो, है ना।
तो फिर उसके थ्रू हम सीखते हैं बाकी चीजें। तो बहुत सारी चीजें फिजिक्स में हम थ्रू न्यूमेरिकल सीखते हैं, है ना। थ्योरेटिकल चीजें तो मैंने आपको बता दी। Sir, this chapter is finished now. हाँ, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। ये जो चैप्टर है इसमें थ्योरी के हिसाब से सब चीजें खत्म। मतलब ये चैप्टर तो बहुत छोटा है एनसीईआरटी में। तो सर एनसीईआरटी में तो ये कोई अलग चैप्टर है ही नहीं। ग्रेविटेशन में 2-3 लाइन का अलग से एक्सटेंशन किया, लेकिन हमने काफी कुछ इसके बारे में पढ़ा। कि जो चीज नया तो काफी कुछ पढ़ा है सर ना। इसी के क्वेश्चन लगाएंगे। आप कुछ क्वेश्चन? हाँ सर नथिंग। सर आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। नहीं नया और टॉपिक आज हम वर्क एनर्जी करेंगे। स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। अभी आपकी ये चीज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, तो एक आपको स्ट्रॉन्ग करके नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट, वर्क एंड एनर्जी। ओके अभी इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अभी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल डिस्कशन बचे हुए, जो कि न्यूमेरिकल के थ्रू होता है ना। जैसे जो कि किसके थ्रू होगा, न्यूमेरिकल्स के। आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स विद यू। Okay, you can go for this question. This is the question number 1. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कस सर विस्कस इफेक्ट। उसको नेग्लेक्ट करना है आपको। विस्कस फोर्स जो होता है, दिस इज नोन एज अ लिक्विड फ्रिक्शन। लिक्विड में जैसे फ्रिक्शन होता है ना, सॉलिड में फ्रिक्शन होता है, वैसे लिक्विड्स के में उसी का काउंटर पार्ट को हम विस्कस बोलते हैं, विस्कस फोर्स। तो उसको नेग्लेक्ट करना है, कोई फ्रिक्शन जैसा फोर्स इसमें नहीं लगता। हाँ, Aman Gupta and Udita, your answer are correct. Me, your answer is correct. Mayank, your answer is correct.
Okay, Shubham Agrawal, your answer is correct. ओके, है ना, देखता हूं मैं और कौन से आंसर आए आपके। आप सही भेज रहे हो ऑलमोस्ट। ऋषित, योर आंसर इज करेक्ट। सही बोला था आपने। ओके, हाँ, एक्स्ट्रा एक्चुअली मैंने बताया था, यू कैन रेफर एससी वर्मा, है ना। आई हैव सजेस्टेड मेनी टाइम्स इन ए क्लास कि जब भी आपको कोई थ्योरेटिकल लगे ना, जो कि आपके पेस की बुक में नहीं दिया हो, बहुत सारी चीजें पेस की मॉड्यूल में भी नहीं होगी, एनसीईआरटी में भी नहीं होगी। फॉर एक्स्ट्रा एनीथिंग यू कैन रेफर द एससी वर्मा बुक, एससी वर्मा ऑफ 11th का फिजिक्स के लिए जो रेफरेंस बुक है, दैट इज द एससी वर्मा, है ना, ऑफ क्लास 11। सर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में नहीं। हाँ, वही कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बेटा, इसी का एससी वर्मा की बुक का ही नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एससी वर्मा ऑफ 11th क्लास में वॉल्यूम 1, ये आप प्रेफर कर रहे हैं। किसी ने स्टूडेंट ने चैट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई हम अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपको पेस के मॉड्यूल इसमें नहीं मिलती है तो वो हम कहाँ से पढ़ें। तो यू कैन ऑलवेज रेफर दिस। इससे दो फायदे आपको हो जाएंगे ना, जैसे जो भी चैप्टर आपके 11th और 9th में कॉमन है वो आपके अभी तैयार हो जाएंगे, और ऐसे ही जो 10th और 12th में कॉमन है वो 10th में तैयार हो जाएंगे। तो जब द मोमेंट जब आप 11th में पहुंचोगे ना, तो ऑलमोस्ट आपका 60% सिलेबस कवर हो, है ना, कि 60% चीजों के बारे में आप पहले से जानते हो, वो आपको काफी उससे एज मिलता है ना। आपका जो भी एम है आईआईटी या जो भी देना चाहते हो, उसमें से काफी फायदा है ना, कि 9 से थोड़ा सा अगर हम बिल्ड कर लें अपने आप को, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये तो कई स्टूडेंट जो होता है ना, वो 11th में जाके थोड़ा सा बैकफुट पे है, क्योंकि 9th 10th का सिलेबस बहुत इजी है ना। वो इजी सिलेबस के साथ जब 11th में जानते हैं तो एक गैप बहुत बड़ा है, तो इससे वो गैप फिल होता रहेगा, है ना, कि थोड़ा बहुत अगर इसको आप रेफर करते रहोगे ना, तो आपका वो गैप जो होगा वो बिल्टअप होगा ही नहीं। आप 11th में एकदम स्मूथली पढ़ो, 12th भी एकदम स्मूथली पढ़ो, और काफी आपका लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो उससे काफी फायदा होगा, राइट। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि सिंपल सा यहाँ पे कोई आपका लिक्विड है, इस तरह से आपने कोई यहाँ पे वाटर ले लिया, ये वाटर है, और इसमें रिस्ट से आपने इसकी बॉडी को छोड़ दिया, तो आप होगा इसमें दो फोर्स लग जाएगा, तो एक तो इसका वेट लग जाएगा और एक इसका लग जाएगा बॉयंसी, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि ये चीज अगर नीचे की तरफ एक्सलेट हो रही है, तो मतलब वेट बॉयंसी फोर्स से ज्यादा है। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू पूछा हुआ है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो नेट फोर्स बाय मास ही तो होता है, नेट फोर्स हो जाएगा mg सर इज द आंसर ऑप्शन सी? हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेट माइनस बॉयंसी फोर्स को आप मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर सर देंगे। आपने एफ के साथ क्या लिखा है? कहाँ पे भाई वेट है, बॉयंसी फोर्स है, इसके बॉडी का मास है, एफ के साथ क्या लिखा है? एफ क्या है सर? एफ क्या है? कहाँ पे एफ है? सही है, एफ लिखा है सर आप mg माइनस एफ, वो बॉयंसी फोर्स है। एफ बॉयंसी फोर्स, भाई वेट एंड बॉयंसी फोर्स लगेगा ना भाई, जैसे वाटर में सबमर्ज्ड होगा वेट लगेगा एंड बॉयंसी फोर्स लगेगा। जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में सबमर्ज करेंगे तो एक तो वेट लगेगा, दूसरा क्या लगेगा कि आपका बॉयंसी फोर्स, तो दिस इज द बॉयंसी फोर्स, है ना, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसी को हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा g माइनस बॉयंसी फोर्स बाय मास,
हाँ कि भाई नेट फोर्स को आप मास से डिवाइड करोगे तो एक्सलेशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा buoyancy फोर्स बाय मास। तो आपको ध्यान दो, जब आप buoyancy फोर्स लिखोगे यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जब आप यहाँ पे buoyancy फोर्स लिखोगे, तो अभी आपने पढ़ा है buoyancy फोर्स की वैल्यू क्या होती है। buoyancy फोर्स होता है रो वीजी, MV है ना, रो रो वीजी और वीजी। रो वीजी जो होता है, इसमें डेंसिटी लिक्विड की होती है। तो अगर यहाँ पे लिक्विड वाटर है, तो ये वाटर की डेंसिटी हो जाएगी। जब हम buoyancy फोर्स लिखेंगे, तो अगर ये वाटर है तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी। यहाँ पर जाएगा डेंसिटी ऑफ द वाटर, सॉलिड बॉडी उसका मास है। तो सॉलिड बॉडी का जब मास निकालेंगे, तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड हम इनटू वॉल्यूम ऑन, तो v तो दोनों का सेम ही है, तो कैंसिल हो गए। तो ये पूरा सबमर्ज्ड है, तो जितना वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम में क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर। तो अल्टीमेटली यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, है ना, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी, वो g अगर हम कॉमन ले लें, तो g इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द वाटर बाई डेंसिटी ऑफ द सॉलिड है ना, डेंसिटी ऑफ द वाटर बाई क्या लेगा कि आपका डेंसिटी ऑफ द सॉलिड है। और आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर ही होता है। तो भाई किसी भी सब्सटेंस की जब वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी लिखते हैं, तो उसी चीज को हम क्या होते हैं, के रिलेटिव डेंसिटी, तो इसके रेसिप्रोकल है ना, तो अल्टीमेटली ए की वैल्यू ही आ जाएगी, जी इंटू आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस केस में सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगर ये एयर में रहता, तो एयर के फ्रिक्शन को अगर हम नेगलेक्ट करते हैं तो जी से जाता है, फ्री फॉल इसी को बोलते हैं। लेकिन यस जब वाटर के अंदर जाता है तो फ्री फॉल थोड़ी होगा, क्योंकि इसमें एक एडिशनल फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, buoyancy फोर्स। एक फ्रिक्शन भी लग सकता था इसमें, विस्कस फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ही होता है। लिक्विड के केस में फ्रिक्शन फोर्स को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, फिर उसको बोला इसको नेगलेक्ट करो, है ना, कि आइडियल केस में विस्कस फोर्स को हमने क्या किया, नेगलेक्ट किया। तो अगर हम नेगलेक्ट करेंगे तो वेट एंड buoyancy फोर्स, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर जो आ जाएगा g इंटू 1 माइनस 1 बाई के आंसर। तो इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, कि वी कैन अटेम्प्ट दिस वे, है ना, कि इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, ये आपका आंसर है ना। तो ये हमने कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कुछ और भी आंसर्स आए थे मेरे पास, है ना। सी सही था, अनन्या सिंह, योर आंसर वाज आल्सो करेक्ट, है ना, कि योर आंसर वाज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, है ना। तो ये हमने कर लिया। यू कैन गो फॉर दिस। क्वेश्चन 2, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उस नोट को एकदम, है ना। सर आप ये क्वेश्चंस ग्रुप में भेज देना। हाँ ठीक है।
हाँ वृंदा आपका आंसर सही है. Vidam, your answer is correct. Missimi, your answer is correct. है ना, मिस्मी आपका भी आंसर जो है वो सही है. सही है ना, ठीक कंसेप्ट के साथ करोगे तो हमेशा आंसर सही है ना. Rishit, your answer is correct. ठीक है. हाँ अंकित वर्मा, योर आंसर इज करेक्ट. अंकित वर्मा, योर आंसर इज करेक्ट. अमन गुप्ता, योर आंसर इज करेक्ट. युग शर्मा, योर आंसर इज करेक्ट. सही है, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं सारे लोग, है ना. सिंपल चीज है. आप देखो कि इसको सॉल्व करने में सुमैया, योर आंसर इज करेक्ट, है ना. सुमैया अनवर, योर आंसर इज करेक्ट, है ना. कि आपका भी आंसर जो है वो सही है. आंसर जो है वो सही है. हाँ ये आपका आएगा. अनन्या सिंह, योर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, सभी के आंसर ऑलमोस्ट सही है ना. तो आई कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. ठीक है, आंसर सही है आपके. देखो कुछ नहीं इसमें बोला हुआ है इसने कि भाई जब ये वाटर में था तो इसका जो 40% वॉल्यूम था वो आउटसाइड था, है ना. इस क्वेश्चन में यही तो दिया हुआ आपको कि जब वाटर में था तो 40% वॉल्यूम वाटर आउटसाइड था. सेम बॉडी फ्लोट इन द ऑयल, 60% वॉल्यूम आउटसाइड द ऑयल, है ना. और ज्यादा है कि अगर इसका 40% बाहर था तो 60% अंदर था ना. अगर 60% अंदर है तो इस सॉलिड की जो रिलेटिव डेंसिटी होगी आरडी, है ना, ये रिलेटिव डेंसिटी आपकी 0.6 होगी, है ना. कि 60% अगर इसके अंदर है तो उसकी सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0.6. तो अगर रिलेटिव डेंसिटी 60% है तो जो सॉलिड की डेंसिटी होगी 0.6 है तो 0.6 into 10 to the power 3 हो जाएगी kg per meter. सिंपल सा लॉजिक है ना. वेट को पॉइंट से फोर्स से बैलेंस करके भी है कि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो 0.6 into 10 power 3 kg per meter है ना. इसी सॉलिड को अगर मैं किसी ऑयल में सबमर्ज करूं तो अब मुझे लिक्विड की डेंसिटी पता नहीं है कितनी, लेकिन सॉलिड की डेंसिटी आ गई. तो ये फ्लोट करता है अब 60% आउटसाइड है तो 40% इसके अंदर है. और साथ अगर फ्लोट कर रहा है तो वेट और बाउंसी फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे. अगर फ्लोट कर रहा है तो वेट और बाउंसी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी. अगर फ्लोट कर रहा है तो वेट और बाउंसी फोर्स सेम होगा. तो मैं इसका वेट लिख लूंगा. तो वेट तो आपका जो भी है वो आ जाएगा आपका कि 0.6 into 10 power 3, है ना, इनटू पूरा वॉल्यूम, है ना, इनटू जी. बाउंसी फोर्स जब लेंगे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो मुझे पता नहीं है कितना है ना, लेकिन वॉल्यूम पता है कितना. कि भाई वॉल्यूम जो अंदर में है वो 0.4 ही है सर. तो 0.4 v ही अंदर है, रो v g. डिस्प्लेस वॉल्यूम सिर्फ 40% है, 60% बाहर है. तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है सिर्फ कितना हो सके आपका 40%. तो पूरे का वॉल्यूम वेट के लिए ले लिया, बाउंसी फोर्स में सिर्फ डिस्प्लेस वॉल्यूम ले लिया. यहाँ से vg कैंसिल हो जाएगा ना. तो जब vg कैंसिल होगा तो यहाँ से आपकी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आ, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी 1.5 into 10 power,
है ना। जब मैं इस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालूंगा तो डेंसिटी ऑफ द वाटर से डिवाइड कर दूंगा ना, पहले तो इसकी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी आएगी, तो डेंसिटी ऑफ द वाटर तो 10.3 होती है, तो ये कैंसिल हो गया 1.5 आंसर कि भाई यहाँ पे वाटर था, अगर ऑयल जो लिया है उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगी 1.5 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, है ना, कि डी ऑप्शन जो था वो क्या था बेसिकली आपका सही है ना। इस केस में डी ऑप्शन वाज द करेक्ट, हम क्लेम कर सकते हैं। अब इसके बाद सर एक बहुत डेंसिटी 0.6 कैसे आई? इसमें बेटा इसके वेट को buoyancy फोर्स से बैलेंस कर लो, इसके वेट को buoyancy फोर्स से बैलेंस करेंगे ना तो यहाँ पे सॉलिड की डेंसिटी आ जाएगी। वो मुझे सर, पता है एक कि बार- नॉर्मली ऐसा होता है कि जितना सर, फ्रैक्शन एक बार वाटर आप में करके सबमर्ज दिखा दो। रिलेटिव डेंसिटी, जैसे आइस की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है 0.9, तो 90% अंदर होता है वाटर, तो अगर ये 60% अंदर है तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.6 सर, एक बार आप ये कर दिखा दो। यार वो आप खुद से करो यार, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो बहुत आसान सी चीज है, उसको बनाने में टाइम वेस्ट कि भाई वेट को buoyancy फोर्स से बैलेंस करो, अपने आप आ जाएगा वेट। सर सेकंड मैं वाले इसके केस वेट को सिमिलरली कर ना buoyancy फोर्स से बैलेंस करो, अपने आप आ जाएगा, है ना। भाई जैसे आइस 90% सबमर्ज्ड होता है तो उसके रिलेटिव डेंसिटी 0.9 होती है, तो अगर ये 60% वाटर में सबमर्ज्ड है तो इसके रिलेटिव डेंसिटी 0.6, अगर ये 50% सबमर्ज्ड होता है तो 0.5 वाटर में, तो वाटर में उतनी फ्रैक्शन सबमर्ज्ड होता है जितनी उसकी रिलेटिव डेंसिटी है। अगर ये वाटर है, अगर ये क्या है बेसिकली आपका वाटर, तो उसके हिसाब से आ जाएगा, जो कि वेट और buoyancy फोर्स को बैलेंस करके है। वेट और buoyancy फोर्स को बैलेंस करेंगे तो आपका हम प्रोसेस करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो मैंने बताया था ना कि एक कोई क्वेश्चन आया जिसमें कि बड़ी कंसेप्चुअल एरर्स होती है, बड़े बड़े लोगों से, मतलब कोई ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग भी उसमें कंसेप्चुअल एरर करते हैं ना। तो वो क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूँ, उसके बारे में आप ठीक से एक बार सोचना, है ना, कि भाई ठीक से सोचोगे तो वो आंसर आप उसको कर पाओ, है ना। तो आई विल शेयर द क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है, ओके ये ये वो जो ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ये हमेशा आपके जो ओलंपियाड्स या उसमें होते हैं पूछा जाता है, यूजली ये क्वेश्चन पूछते हैं ओलंपियाड या जो आपके एनटीएससी है ना, इसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। अरे बाप रे कितने सारे ऑप्शन आ गए, लेकिन सारे ऑप्शन आ रहे हैं, नहीं ऑप्शन सारे आ रहे हैं, बहुत सारे आए लेकिन सब ऑप्शन सब भेज रहे हैं। अंकित वर्मा आपका आंसर सही है, ऋषित आपका आंसर सही है, रिदम राय योर आंसर इज करेक्ट, अमृत योर आंसर इज करेक्ट, खुशी योर आंसर इज करेक्ट, उत्कर्ष कुमार योर आंसर इज करेक्ट, सुमैया योर आंसर पिछले सही, ये क्वेश्चन सही। पिछले साल भी फिजिक्स वाले सर ने कराया था। कौन से वाले सर ने? सर आरडीसी में थे सर। हाँ पहले करवाया होगा आपको 8th क्लास में, हाँ समझ गया मैं, नहीं 8th में आप पढ़ते थे क्या यहाँ पे? यस सर। हाँ हाँ 8th क्लास में भी करवाया होगा क्योंकि उसमें फ्लूइड चैप्टर है ना, तो करवाया होगा बिल्कुल सही है ना, 8th क्लास
में फ्लूइड चैप्टर तो करते थे। सही बात है। श्रेय गोयल सही है आपका आंसर। अनन्या सिंह सही है। सात्विक गुप्ता सही है। मयंक शुक्ला योर आंसर इज करेक्ट, है ना। चलो मैं बताता हूँ, देखो क्या है इसका एक रिजल्ट सिंपल सा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही किया है। हाँ वृंदा आपका भी आंसर सही है, अभी जो आपने भेजा है बाद में, है ना। तो इसका जो आंसर है दैट इज द सी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना, कि भाई सी ऑप्शन इसका सही है ना, कि सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, है ना, कि भाई लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका लेवल जो होगा दिस इज रिमेन अनचेंज्ड, दिस विल रिमेन अनचेंज्ड, कि भाई इसके लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसके रीजन सिंपल सा है, आप सिंपल सा लॉजिक लगाओगे यहाँ पे कि कोई भी चीज आप इस तरह से आंसर देते हो ना, कल आपको उसको सपोर्ट भी करना होता है, कि हर चीज लॉजिक पे नहीं चलती। फिजिक्स पढ़ने से सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा ऐसा है कि एक कोई आपका बीकर है ना, और इस बीकर में आपने कोई लिक्विड फिल कर दिया, वाटर, है ना, लिक्विड नहीं है बल्कि क्या है बेसिकली आपका वाटर है, और इसमें कोई आइस क्यूब है ना, कि इसमें हम आइस क्यूब को डिप करते हैं। तो जैसे मैं आइस क्यूब को डिप करूंगा, अभी आपने पढ़ा कि आइस क्यूब को जैसे मैं डिप करूंगा तो ये 90% अंदर हो जाएगा और सिर्फ 10% बाहर हो। ये हम जानते हैं कि आइस की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ना, ये जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द आइस जो होती है वो 0.9 होती है। तो 90% ये अंदर होगा, 10% क्या होगा, बाहर होगा। समझ बात है, जितना ये अंदर जाएगा उतना लिक्विड को ऊपर आ जाएगा ना, वॉल्यूम में डिस्प्लेस करेगा ना, तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उससे लेवल इसका राइज हो जाएगा। पहले जो भी लेवल था अगर आप इसको डिप करोगे तो कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, उतने से लेवल क्या होगा, राइज होगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि व्हाट इज द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, है ना, इस केस में ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, व्हाट इज द डिस्प्लेस्ड, भाई डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है कितना, वो आपको आसान है, आपको पता है कि टोटल वॉल्यूम का ये 90% करता है। डिस्प्लेस वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में क्या होता है, इसलिए आपका 90% होता है। अदरवाइज हम इसको ऐसे निकालेंगे कि वेट इज इक्वल टू, हाँ, वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो पॉइंट से तो इसका है आइस क्यूब का, एम मास की अगर आइस क्यूब है तो एम जी इसका वेट होगा, buoyancy फोर्स हो जाएगा, और buoyancy फोर्स की वैल्यू होती है रो वी जी, डेंसिटी ऑफ द वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। तो यहां से आपको होता है जी जी कैंसिल, तो यहां से जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा वो आपका हो जाएगा मास ऑफ द आइस क्यूब डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, है ना, भाई जो वॉल्यूम में डिस्प्लेस करेगा वो मास ऑफ द आइस क्यूब बाय डेंसिटी ऑफ द क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और जितना डिस्प्लेस कर रहे हैं उसी से वाटराइज हो जाएगा, है ना। अब हम बोलेंगे कि सपोज करो ये आइस क्यूब मेल्ट हो गए, है ना, कि अब आपके आइस क्यूब क्या हो गया, जैसे कि आपके मेल्ट कर गए, है ना, वापस वाला डिस्प्लेस वॉल्यूम तो खत्म हो गया भाई, जब तक वो सॉलिड था वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था तभी तक तो डिस्प्लेस वॉल्यूम था, है ना। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि अगर आइस क्यूब मेल्ट हो गई, है ना, वापस से बात है डिस्प्लेस वॉल्यूम तो अब 0 हो गया, है ना, लेकिन आपको पता है कि जो आइस है वो वाटर में ही तो कन्वर्ट हुई है, तो वाटर फॉर्म में तो होगा, ये आइस क्यूब जब मेल्ट होगी देन व्हाट इज द वाटर फॉर्म, वाटर फॉर्म, कितना वाटर फॉर्म होगा बी है ना, क्योंकि जैसे आइस क्यूब मेटल मेल्ट हो गई डिस्प्लेस वॉल्यूम तो खत्म हो गया, लेकिन वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर फॉर्म भी तो होगा। अब वाटर कितना फॉर्म होगा, ऑब्वियसली बात है कि वाटर अगर फॉर्म होगा तो मास ऑफ द आइस क्यूब भी तो वाटर में कन्वर्ट होगा, तो मास ऑफ द आइस क्यूब मुझे पता है, लेकिन ये अब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो जो वाटर फॉर्म होगा उसमें डेंसिटी ऑफ द वाटर आ जाएगा, क्या था, अगर वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो डेंसिटी ऑफ द वाटर से
डिवाइड कर देंगे तो इससे VF आ जाएगा, कितना वाटर फॉर्म होगा। तो आप देखो एक था वो तो खत्म, अमाउंट वॉल्यूम फॉर्म भी तो सब बोलेंगे कि जितना ये वॉल्यूम पहले डिस्प्लेस कर रहा था उतना ही मेल्ट करके वाटर फॉर्म VD इक्वल टू VF। और डिस्प्लेस वॉल्यूम अगर वॉल्यूम फॉर्म के इक्वल है तो लेवल अनचेंज रहेगा। लेवल क्या रहेगा इसलिए आपका अनचेंज। तो सिंपल सा हम बोलेंगे इस केस में लेवल रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज। वैसे जब भी क्वेश्चंस होते हैं ना तो ऐसे सिंपल लॉजिक से इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, हमेशा थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना। भाई पहले आप निकाल लो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था, अब कितना वॉल्यूम फॉर्म हो गया। अगर दोनों इक्वल है तो लेवल सेम रहेगा। अगर डिस्प्लेस ज्यादा कर रहा था और फॉर्म कम हो रहा था, फॉर्म कम हो रहा है तो लेवल डाउन हो जाएगा। डिस्प्लेस कम कर रहा है और फॉर्म ज्यादा हो रहा है तो लेवल राइज हो जाएगा। तो हर ऑप्शंस होते हैं। इस केस में आइस क्यूब अगर मेल्ट होगी तो लेवल क्या रहेगा इसलिए आपका अनचेंज, राइट। ये हम कर सकते हैं। किसी को थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ गया इस क्वेश्चन में कि ये तो आपने सिंपल सा सॉलिड क्यूब ले लिया है ना, लिख लो आप इससे पहले। ठीक है, ये हम कर सकते हैं इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, है ना। तो इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है। ओके, ये अगर आइस क्यूब में एक कोई लीड का पीस है तो क्या होगा अगर आइस क्यूब मेल्ट हो जाए। जल्दबाजी नहीं करो, आराम से थॉटफुल क्वेश्चन दो मैथमेटिकल सपोर्ट के साथ। Sir, lead piece remains in solid state. हाँ, लेड पीस तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, है ना। कोई मेटल पीस है, मेटल ले लो आप उसे। सर क्या आप देख सकते हो कि मेरा आंसर क्या ठीक है? देखता हूँ मैं आपको, एक मिनट देखता हूँ, वेट करो भाई, मैं देखता हूँ। मैं एक मिनट चेक करता हूँ, सबके आंसर मैं चेक करता हूँ, इसके सही होगा मैं बता दूंगा आपको मैं। श्रेय गोयल, योर आंसर इज करेक्ट। श्रेय गोयल, योर आंसर इज करेक्ट। Yug Sharma, your answer is correct. Shrey Goyal and Yug Sharma, your answer is correct.
एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ। लेवल ऑफ वाटर है सर, वो आइस के लेवल को भी ऐड कर। हाँ मतलब आइस डालने के बाद वैसा ओके सर। पहले आइस उसके अंदर थी तो लेवल कुछ था, अब वो लेवल क्या होगा, है ना। अंकित वर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। मयंक शुक्ला, योर आंसर इज करेक्ट। तेजस जायसवाल, योर आंसर इज करेक्ट। अमन गुप्ता, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। हाँ चलो, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। शुभम अग्रवाल, योर आंसर इज करेक्ट। पहले जो आइस क्यूब था तो कुछ लेवल था, जब वो मेल्ट हो जाएगा तो लेवल में क्या चेंज होगा पता ना, ऐसा। ठीक है, चलो वही चीज है ना कि इसको थोड़ा सा अगर हम मैथमेटिकल सपोर्ट के साथ नहीं करेंगे तो लॉजिकल आंसर कोई जरूरी नहीं कि वो सही हो आपका, जो आप लॉजिक से दे रहे हो। उन्नति गुप्ता, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ वृंदा जैन, नाउ योर आंसर इज करेक्ट, है ना, सही है ना। लेवल जो होगा वो इट विल फॉल, है ना, कि जो ए ऑप्शन है वो सही है आपका, कि इसका जो लेवल होगा ये फॉल होगा, है ना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, लेवल विल फॉल, विल फॉल। इस केस में लेवल जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली आपका फॉल करेगा, है ना। उसका रीजन है, देखो एकदम लॉजिकल करेंगे इस क्वेश्चन। मैं बोलूंगा मास ऑफ आइस, आइस जो है ना, मास ऑफ आइस हमने ले लिया m है, एंड मास ऑफ लेड पीस जो है, मास ऑफ जो लेड पीस है वो आपको ये m डैश ले लो, है ना। और इसको इसमें डालना, और ज्यादा जब ये नीचे जाएगा तो कुछ नहीं चलेगा, और वो लिक्विड डिस्प्लेस जो होगा उससे से लेवल राइज, तो हमें बोले दो वेट अब लग जाएंगे, एक तो आइस के मास का प्लस एक आपका लेड के मास का इंटू जी। और अगर ये फ्लोट कर रहा है तो दोनों की वेट को क्या चाहिए, बॉयंसी फोर्स। ये दोनों के वेट को कैसे बैलेंस करेंगे, जैसे कि आपकी बॉयंसी फोर्स। तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आप लगा दो, तो यहाँ से बॉयंसी फोर्स की जो वैल्यू होगी वो m प्लस m डैश इंटू जी है, m प्लस m डैश इंटू क्या हो गया, जैसे कि आपका जी आ गया। तो यहाँ से बॉयंसी फोर्स की जगह पे हम मोल भी लिख देंगे, डेंसिटी ऑफ द वाटर v इंटू जी। ये v जो होगा ये डिस्प्लेस वॉल्यूम vd हो गया, इंटू जी आ गया, ये आपका हो गया m प्लस m डैश इंटू जी, है ना। तो यहाँ से g आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ से डिस्प्लेस वॉल्यूम की वैल्यू आ गई मास बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर प्लस m डैश जो लेड की मास है बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। जो इतने अमाउंट का ये वाटर डिस्प्लेस कर रहा होगा, और जितना ये डिस्प्लेस कर रहा होगा उसी से साइड में लेवल अप होगा। अब बोलते हैं आइस मेल्ट हो गया, नाउ आइस मेल्ट। तो जब आइस मेल्ट होगा तो इसका जो आपका लेड पीस होगा, क्योंकि वो तो हैवी होता है ना, लेड पीस जो है मेटेलिक पीस है तो हैवी होता है। अब ये यहाँ पे जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, है ना, कि आइस पीस किसमें वाटर में कन्वर्ट। तो हम ये बोलेंगे नाउ हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। अब वाटर जो है वो कितना फॉर्म हुआ है, वी एफ आप इसको लिख लो,
m मास की आइस वाटर में कन्वर्ट हुई है, उसका वॉल्यूम तो m by m dash रो w हो जाएगा। ये तो पहले जैसा ही हो गया। लेकिन आपको पता है जब ये लेड पीस इसके अंदर जाके भले बॉटम में चला गया, लेकिन अभी भी ये कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा होगा ना, कि अभी भी ये वॉल्यूम क्या कर रहा होगा, कुछ डिस्प्लेस कर रहा होगा। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा होगा? जितना इसका अपना वॉल्यूम है। तो इसका बोला m dash डेंसिटी ऑफ दिस लेड पीस, डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड पीस, है ना। इसकी डेंसिटी आपने जो ले लिया है वो ρs ले ली। तो आप ध्यान दो कि वॉल्यूम डिस्प्लेस इतना है, और जो वॉल्यूम एडिशनल अब फिर से फॉर्म हो रहा है जिसकी आइस वाटर से ये भी कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, और ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है? जितना उसका वॉल्यूम है, मास बाय डेंसिटी ऑफ द लेड पीस। अब आप यहाँ पे देखो कि अब दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, पहले फैक्टर तो दोनों में सेम है, ये भी सेम है, m डैश एंड m डैश, पर ρs एंड ρw का ही तो है। तो जो डेंसिटी ऑफ द लेड पीस होगा दिस विल बी मोर देन डेंसिटी। अभी तो सिंक किया है, मेटेलिक पीस है ना, तो उसकी डेंसिटी जो होगी वाटर से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर ये डेंसिटी ज्यादा है तो Vf कम हो जाएगा ना, मतलब हम बोलेंगे इसमें जो वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है दिस इज लेस देन वॉल्यूम डिस्प्लेस, मतलब पहले ये ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था जिसकी वजह से लेवल राइज होगी। जब ये मेल्ट कर जाएगा तो जो वॉल्यूम उसको रिप्लेस करके वापस आया है वो उससे कम है। तो वॉल्यूम फॉर्म अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस से कम है देन लेवल विल डिक्रीज। इस केस में लेवल क्या होगा, वो डिक्रीज, लेवल विल, है ना। इस केस का आंसर आ जाएगा कि इसका जो लेवल होगा वो क्या होगा, इसलिए आप है ना, कि ये ऑप्शन जो होगा वो सही तो है। आपने क्या लिखा? तो कई बार ऐसे लेवल राइज नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, इसलिए आपका फॉल कर, है ना, कि भाई नीचे चला जाएगा। फिर जैसे आप मार्क कुछ लोगे ना कि भाई अभी इसका मार्क यहाँ पे लेवल का, जब ये इस तरह से था, मेल्ट होने के बाद ये मार्क कुछ नीचे है, मेल्ट करने के बाद मार्क क्या हो जाएगा, इसलिए आपका नीचे आ जाएगा। इससे कई बार ये बोलते हैं जैसे कोई बोट है ना, उसमें कोई स्क्रैप आयरन वगैरह रखा हुआ है ना, तो अगर स्क्रैप आयरन को हम वाटर में डंप कर दें तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, तो उस पेस में भी फॉल हो जाएगा, क्योंकि आयरन डंप करेंगे तो ऐसे लेड नीचे आ गया, आयरन के साथ नीचे आ गया, तो उस केस में भी लेवल क्या होगा, डाउन। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ये ऑप्शन जो होगा वो आपका सही है। तो इस तरह से इसको है ना, तो एकदम लॉजिकल चीज है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी अगर आप इधर उधर सोचोगे ना तो एकदम अपोजिट आंसर आ जाएगा, है ना, एकदम इसमें आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसलिए आपका अपोजिट आ जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं। इस केस में जैसे कोई प्लास्टिक पीस भी हो सकता है, तो उसका कुछ आंसर अलग आएगा, है ना, कि कोई प्लास्टिक पीस भी इसके अंदर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर अलग है। लेकिन मेटल है तो वो हैवी ही हो, इसलिए सीधे आपने आंसर कर सकते हैं, एकदम प्रॉपर मैथमेटिकली आंसर आ गया, है ना। चलो ये वैसे आप कर लोगे आंसर, है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, ये आप कर लोगे आंसर, है ना। फटाफट इसका आंसर बता दो क्या होगा। सर इसमें आंसर करेक्ट सर, अमन गुप्ता। हाँ नहीं, आंसर ये सही नहीं है भाई। जब तक आपका आंसर अगर सही होगा तो मैं जरूर आंसर बताऊंगा आपको कि आपका सही है।
हाँ, अमन आपने कौन सा आंसर दिया? अभी बाद में आंसर दिया आपने? अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ जरा। मैं नो एक सर मिनट सर check मैंने कर लेता हूँ। पहले वाला आंसर पुराने वाले का था सर, लास्ट में मैंने अभी दिया। अच्छा अच्छा, सही है सही है। फिर मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ ऐसे एक साथ सारे आंसर्स होते हैं ना। हाँ, अमन गुप्ता सही है आपका आंसर, है ना? ओके मैं अगर आपने इसका आंसर दिया, श्रेय गोयल, योर आंसर इज करेक्ट। शुभम अग्रवाल, योर आंसर इज उत्कर्ष कुमार, योर आंसर इज अपना नाम बताओ सर आप। तेजस। हाँ, तेजस। तेजस तेजस। सर माई अभी देख रहा हूँ। तेजस जायसवाल आंसर सही नहीं है बेटा, अगर सही होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। मयंक नहीं, मयंक शुक्ला सही नहीं है, अगर सही होगा तो आई विल एक्सप्लेन, आई विल डेफिनेटली नेम यू। मैं एक्चुअली ये नहीं बोलता स्टूडेंट को कभी भी आपका आंसर गलत है, इसलिए आई कीप मम। अगर आपका सही होगा तो आई विल डेफिनेटली। युग शर्मा, योर आंसर इज करेक्ट, है ना? युग शर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ तेजस, नाउ योर आंसर इज करेक्ट, नाउ योर आंसर इज करेक्ट, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। देखो, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना? ये आपका इसके बाद लाइक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, देन वी एंड द मीटिंग, है ना? देखो, इसमें ये बोला हुआ है कि गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर मैंने बोला ही हुआ था कि शुरू में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया होगा कि P की वैल्यू हम लिखते हैं P0 प्लस ρgh, है ना? तो जो ρgh होता है इसी को वी कॉल इट द गेज प्रेशर, दिस इज सिंपली नोन एज ए गेज प्रेशर। और गेज प्रेशर को हाइट कितना है? आपको पता है टोटल हाइट आपका कैपिटल एच है ना? और इस पॉइंट जहां पे आपको प्रेशर निकालना है उसका बॉटम से हाइट स्मॉल एच दिया, उसका बॉटम से हाइट कितना दिया हुआ? स्मॉल एच दिया हुआ, ये ध्यान रखना आपको। ये बॉटम से हाइट अगर स्मॉल एच है तो टॉप से इस पॉइंट की हाइट कितनी? ये एच माइनस एच हो जाएगी ना, है ना? तो Yes, इसमें sir. जो रूल्स हम लिखते हैं इसमें हाइट टॉप से तो होती, टॉप से कितना नीचे जा रहा है?
यहाँ पे अगर प्रेशर निकालना है तो एच माइनस एच आ जाएगा, तो उस पॉइंट पे जो गेज प्रेशर होगा वो आपका हो जाएगा रो जी इंटू एच माइनस। मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। सर सी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रो जी एच माइनस एच। वो एंगल को आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एंगल से क्या मतलब है? चाहे ये सर्कुलर शेप में हो, चाहे कोनिकल हो, चाहे वर्टिकल हो, प्रेशर को तो डेप्थ से मतलब हो, शेप ऑफ द कंटेनर से प्रेशर को कोई मतलब नहीं है ना। और गेज प्रेशर बोला हुआ है मतलब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेना, सिर्फ हाइट की वजह से जो प्रेशर उसी को हम क्या होते हैं है ना। और दोनों का जो सम होता है इस पी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। दिस पी इज नोन एज ए एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक और गेज प्रेशर का जो सम होता है वी कॉल इट एज ए एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये हमने इस तरह से सॉल्व किया है। तो आई विल गिव वन क्वेश्चन एज ए होमवर्क, है ना। तो उस क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क सॉल्व करना और ग्रुप में उसका आंसर शेयर करना। यहाँ पे मैं सॉल्व करो से आप, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो ग्रुप में आपको उसको शेयर करना। तो आपने आज जो है ना वी हैव कवर्ड द 3 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, दैट इज द मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड तीसरा आज हमने ग्रेविटेशन का, और ग्रेविटेशन के लास्ट पार्ट में थोड़ा सा फ्लूइड के बारे में, तो फ्लूइड भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज योर वर्क एंड एनर्जी, है ना। उसके बाद फिर साउंड आ जाएगा, है ना। तो 11th का अच्छा खासा क्वेश्चन आपके 9th में है, काफी मेजर चैप्टर आपके उसमें दिए हुए हैं, तो उससे काफी बेनिफिट होता है, तो उसको ठीक से हम पढ़ लेंगे, है ना। तो आप पढ़िए, तो आई विल शेयर वन क्वेश्चन, टेक इट एज ए होमवर्क, उसको आप एज ए होमवर्क ले लो, है ना। घर पे सॉल्व करके उसका मुझे आंसर शेयर करना। Sir, could you please send the questions sir on the group also? हाँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, पहले आप इसको यहाँ से देख लो, फिर उसके बाद मैं ग्रुप में भी शेयर, पहले यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट या जो भी है नोट डाउन करना है वो कर लो। ओके, हाँ, दिस क्वेश्चन इज गुड, है ना। ये दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। सर ग्रुप पे अभी ही भेज रहे हम लोग? नहीं भेजना होगा, थोड़ा देर भेजूंगा, इसको आप नोट कर लो। So that is the homework question. So that is all for today. Bye bye. है ना, we'll meet on next class. सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, मैं वेट करूँगा। Have a nice day, sir. Bye bye. हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर, Have बाय। a nice day, sir. जिनका हो गया वो जा सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्लास इज ओवर। Nice day ahead. Bye bye.